तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशन बनाएं दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स का, है ना, तो एडिशन कंपाउंड होते हैं। उसके सब टॉपिक्स है डबल सॉल्ट और एक अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, एक एडिशन कंपाउंड है जिसको पानी में डालने के बाद भी पानी के डालने के बाद भी वो अपने आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते। मतलब कि जैसे के टू एस ओ फोर का एक्वा सोल्यूशन लिया और Al2SO4 थ्राइस का एक्वा सोल्यूशन लिया। एक्वा सोल्यूशन का मतलब हमने इसको पानी में घोला, है ना, उसके बाद इसको कूल किया, तो हमारा ये बना K2SO4.Al2SO4 थ्राइस.24H2O, है ना, ये एक्स्ट्रा बना है पानी में डालने के बाद। तो ये पोटैश एलम होता है अपना, है ना। तो मतलब कि आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगा, मतलब ये टूटेगा आयंस में, और जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो ये पोटेशियम का टेस्ट भी दिखाएगा, एल्यूमिनियम का भी और सल्फेट का भी टेस्ट सबका दिखाएगा। ठीक है, देन KCl पे हमने MgCl2 डाला, दोनों एक्वस फॉर्म में थे। इसको कूल किया तो KCl MgCl2.6H2O बना हमारा। ठीक है, ये भी टेस्ट दिखाएंगे। देन FeSO4 + NH4 2SO4 डाला हमने, तो FeSO4.NH4 2SO4.6H2O ये बना। इसको मोर सॉल्ट बोलते हैं हमारा, है ना। ये तीनों टेस्ट दिखाते हैं हमारे। ये होता है पोटेशियम, ये होता है कार्नालाइट, ये होता है मोर सॉल्ट। ठीक है, then आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड विद डो नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। हाँ, सॉरी, ये आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं और आयंस बन जाते हैं, या ये आइडेंटिटी लूज़ ही नहीं करते, है ना। तो हमने CuSO4 के साथ CuSO4 लिया, पानी में घोला CuSO4, इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, देन NH3 गैस पास कराई 4 मोल, तो हमारा ये कुछ बना। Cu के साथ ये NH3.थ्राइस जो भी फोर्थ, है ना। तो उसके बाद हमने इस पर टेस्ट कराया तो इसमें कॉपर का टेस्ट नहीं आया, है ना। अब कॉपर कहाँ चला गया भाई, गायब हो गया क्या? तो कॉपर था लेकिन दिखा नहीं Copper 2+। एक्चुअली Copper 2+ को 4NH3 ने घेर लिया था, है ना, ये चार NH3 ने घेर लिया था। तो Copper 2 का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। Copper 2 का टेस्ट आने के लिए कॉपर फ्री फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, तो FeC है ना, तो ये हमारा ये बना। देन FeCN2+4 KCN लिया हमने, तो ये बना हमारा कुछ। ठीक है, तो इसमें Fe का टेस्ट नहीं आया क्योंकि Fe को 6 CN ने घेर लिया था, यहाँ पे देखो, है ना, 6 CN ने घेर लिया था। देन ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। तो ये अपना मोर सॉल्ट है, ये अपना पोटेशियम है, ये वहाँ पड़ा था। ये दोनों डबल सॉल्ट है हमारे, सॉरी डबल सॉल्ट बोल रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो फर्स्ट एंड थ्री। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करते हैं, तो जैसे ये कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो ये डब्बा है ना, ये डब्बा, है ना, ये डब्बे के ना 3 नाम होते हैं भाई: कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, देन काउंटर आयन क्या होता है, जैसे ये एनायनिक पार्ट है तो ये कैटायनिक पार्ट है, ये काउंटर पार्ट है इसका। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन है इसमें, Fe है। Fe को 6 लुईस बेस ने घेरा है, 6 CN ने घेरा है, तो ये सेंट्रल एटम है ना। और ये लुईस एसिड है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसको चाहिए बेस का अटैक, इसलिए ये लुईस एसिड है ना। लीगेंट जिन पे लोन पेयर हों वो लुईस बेस है, जैसे यहाँ पे CN है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने कितने लीगेंट से अटैच्ड है एक सेंट्रल एटम, तो 6 लीगेंट से अटैच्ड है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम कौन था, Fe का वो निकालेंगे तो 4 पोटेशियम का के वो 4 एटम्स हैं और ऑक्सीडेशन 1 होता है, तो 4 × 1 +X +6 × CN का -1, तो ये आया X अपना +2 निकल के आया, तो Fe+2 में एग्जिस्ट करेगा। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट अ लीगेंड कैन फॉर्म विद मेटल, है ना। एक लीगेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जैसे H2O में 2 लोन पेयर हैं, तो वो एक लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा अपना मेटल के साथ। ठीक है, तो और बाइडेंटेट में 2 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इथिलीन डायमीन है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, दोनों लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, और एक 5 मेंबर स्ट्रक्चर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक है, और पॉलीडेंटेट मतलब इनके 2 से ज़्यादा डेंटिसिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ बना सकते हैं, है ना। तो ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, और ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना। तो चिलेशन क्या होती है, ये जो रिंग फॉर्मेशन है ना, ये 5 मेंबर रिंग, इसी को बोलते हैं चिलेशन, पहली बात तो, है ना। देन चिलेट आर जनरली मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट, है ना। रिंग बन रही है तो ऑब्वियसली एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आएगी।
देन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो जो पहले आइड था उसको आयोडो करना है। जो ये Cl माइनस अपना जो पहले क्लोराइड आयन था उसको क्लोराइडो बोलना है ना। और ये अपना पहले कार्बोनेट था, ये अब कार्बोनेटो हो गया। और ये नाइट्राइट आयन था, ये नाइट्राइटो हो गया। और ये सल्फाइड था, पहले सल्फाइटो हो गया, है ना। ये पहले एसीटेट था, एसीटेटो हो गया। ऑक्जिलेट था, ऑक्जिलेटो हो गया। सल्फेट था, सल्फेटो हो गया। थायोसल्फेट था, थायोसल्फेटो हो गया। एटो, आटो, आइटो, ये सब लगना है ना। फ्लोरिडो, आयोडो, ब्रोमेट का ब्रोमाइड का ब्रोमीडो, अमाइड का अमाइडो, ओ एच का पहले हाइड्रो लिखते थे ना, हाइड्रोक्सो। एच को हाइड्राइड को हाइड्राइडो, है ना। साइनाइड का साइनो या साइनाइडो। ऑक्सो, O2 माइनस को ऑक्सो, O2 माइनस को अपन परऑक्साइड बोलते थे, परऑक्साइडो। देन ये सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस, यहाँ दो ऑक्सीजन है एक माइनस है, यहाँ दो ऑक्सीजन दो माइनस है ना, ये सुपर ऑक्साइड होता है, तो इसको सुपर ऑक्सो बोल दिया। या नाइट्राइडो है, अजाइडो है। यहाँ एक नाइट्रोजन पे तीन माइनस है, ध्यान से देख, है ना, तो ये नाइट्राइडो है। यहाँ तीन नाइट्रोजन पे एक माइनस है, तो यहाँ अजाइडो है। ठीक है। देन H2 माइनस, सल्फाइड को सल्फाइडो बोल दिया, है ना। आते हैं लीगेंड्स पे, तो लीगेंड अभी यहाँ दो टाइप के बताए हैं, एक न्यूट्रल लीगेंड, एक अपने पॉजिटिव वाले लीगेंड, है ना। H2O अपना न्यूट्रल में आता है और उसका नेम क्या होता है, एक्वा। CO को बोलते हैं कार्बोनिल, NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, NH3 को बोलते हैं अमीन, है ना। यहाँ डबल एम आता है, यहाँ अम्मी वाला अमीन आता है NH3 में। अगर एक एम आता तो फिर वो अपना क्या होता, NH2 हो जाता, है ना। जैसे यहाँ CH3NO2 है तो मिथाइल अमीन, यहाँ एक एम है ना, इसलिए NH2 है। देन यहाँ पिरिडीन लिया है, C2C5H5N, तो पिरिडीन, है ना। PPH3 को हम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ही बोलते हैं। O2 को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। N2 को डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, है ना। और यहाँ दो लिगेंड और हैं अपने, NO प्लस को नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, है ना। यहाँ पे NO को नाइट्रोसिल बोलते थे, लेकिन जब इस पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोसोनियम आयन हो गया। N2H5, है ना, तो इसको हाइड्रोजीनियम बोलेंगे। N2H4 अपना हाइड्रोजीन होता है, ये हाइड्रोजीन होता है, इस पे H प्लस का अटैक कराया तो N2H5 प्लस हो गया ये। ठीक है, तो ये अपना हाइड्रोजीनियम आयन हो गया। ठीक है। देन बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट मतलब जिनकी डेंटिसिटी दो हो, तो ऑक्जिलेटो, है ना। पहले तो नाम टिप्स पे होने चाहिए, ऑक्जिलेटो, ग्लाइसिनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो और एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, तो ऑक्जिलेटो का ये होता है स्ट्रक्चर। ऑक्जिलेट बना दो, C2O4 माइनस, यहाँ पे दो कार्बन, उसके दो माइनस यहाँ पे ऑक्सीजन पे और दो यहाँ पे, दोनों मिलकर मेटल को डोनेट करेंगे। इनका डेंसिटी 2, चार्ज इन पे 2 माइनस। ठीक है। देन ग्लाइसिनेटो में ग्लाइसिन, है ना, तो यहाँ पे एक CH2 लो, उसमें कार्बोक्सिलिक लगाओ और NH2 लगाओ, कार्बोक्सिलिक में से एक H निकाल दो तो O नेगेटिव, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो दोनों मिलकर मेटल को डोनेट करेंगे। देन डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में ये कुछ स्ट्रक्चर है, तो भाई बना बना के रटना पड़ेगा, है ना। देन दो एसिटाइल एसिटेनेटो में दो एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर दोगे, तो ये बनेगा कुछ अपना, है ना, CH पे नेगेटिव, ये वो बना बना के देखना पड़ेगा। देन बाइडेंटेट में और दो नाम हैं, डाईब्यूरेट, डाईपिरिडिल और ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, है ना। ठीक है। डाईब्यूरेट, डाईब्यूरेट का मतलब होता है दो दो यूरिया, है ना। हाँ, जहाँ दोनों यूरिया लिया, दोनों को ऐड गया तो NH3 गैस बन के उड़ी, है ना। देन ये वाला कार्बन और यार नाइट्रोजन अपना ऐड हो जाएगा, है ना, ये देखो कार्बन नाइट्रोजन ऐड हो गए। और ये जो बना, ये अपना डाईब्यूरेट था। नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं दोनों मिलके मेटल पे डोनेट करेंगे। ठीक है। देन डाईपिरिडील, दो पिरिडीन को ऐड कर दो, है ना, दोनों एन के लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देंगे। देन ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, एक बेंजीन के ऊपर दो पिरिडीन बना दो, तो ये दोनों मिलकर डोनेट कर देंगे मेटल को। तो टिप्स पे नाम होना चाहिए, ऑक्जिलेटो, ग्लाइसिनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो और एसिटाइल एसिटेनेटो, इसको शॉर्ट में AC बोलते हैं, और इसको ग्लाइसिन को GLY माइनस, और डाईब्यूरेट, डाईपिरिडिल और ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, है ना। पॉलीडेंटेट में जो दो से ज़्यादा करते हैं, तो पहला तो इम्पोर्टेंट है EDTA4 माइनस, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटेट आयन। ठीक है, तो ये डेंटिसिटी 6 की है इसकी। कैसे,
पहले तो इथिलीन डायमीन बना दो भाई, है ना। CH2 के आजू बाजू दो दो एन, ये इथिलीन डायमीन बन गया। देन टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट आयन, है ना। 4 एसीटेट बनाओ, सबको कनेक्ट करो। तो यहाँ पे छः छः अपने वो हैं डोनर साइड्स, एक चार तो ऑक्सीजन के, ये और ये दो नाइट्रोजन के, टोटल छः। ठीक है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। देन डाईन, है ना। डाईथाइलिन ट्रायमीन। ठीक है, दो इथाइलिन लो और एक अमीन लो, सबको ऐड कर दो, बन जाएगा। डेट पे तो फ्लेक्सीडेंटेट मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, है ना। कभी कभी उनकी डेंटिसिटी 1 हो, कभी 2 हो, कभी 4 हो, कभी ऐसा ना। तो वैसा यहाँ पे एक दिया है SO4 2-, तो उसकी डेंटिसिटी 1 भी है और 2 भी है। और एम्बीडेंटेट मतलब जिनके पास दो साइड हों लेकिन वो एक ही साइड से डोनेट करें, है ना। कभी यहाँ से कभी वहाँ से। तो कौन होते हैं ऐसे, नाइट्राइटो में अपने NO2-, है ना। कभी ये N साइड से डोनेट करेगा तो बोलेंगे नाइट्राइटो N, कभी O साइड से डोनेट करेगा तो बोलेंगे अपन नाइट्राइटो O, है ना। फिर आते हैं साइनाइडो, है ना। CN-, कभी C से डोनेट करेगा साइनाइडो, साइनाइडो N जब M से डोनेट करेगा, कभी साइनाइडो C, है ना। और SCN-, थायोसाइनाइटो, है ना। थायोसाइनाइट होता है इसमें, इसमें बोलेंगे थायोसाइनाइडो। कभी S से डोनेट करेगा, कभी N से डोनेट करेगा। देन साइनेटो, OCN-। ठीक है, तो एम्बिडेंट वाले कौन है, अपने CN-, SCN-, OCN-, और NO2-। ठीक है। देन होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब सेम टाइप के, होमो होमो, गे गे, है ना। तो होमो वाले अपने जैसे NH3 है, यहाँ पे एक ही टाइप का अपना है लीगेंड, है ना। और यहाँ डिफरेंट लीगेंड है हेटरोलिप्टिक में, NH3 भी है, 5 NH3 भी है और एक क्लोरीन भी है, दो दो है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू D/N, यानी कि डेंटिसिटी ऑफ अ लीगेंड इंटू नंबर ऑफ लीगेंड, है ना। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ तो डायरेक्ट 6 दिख रहा है तो 6 बोल दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे डेंटिसिटी कितनी है NH3 की, एक, है ना। एक लोन पेयर जा रहा है N की तरफ से, तो एक इंटू नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं, 6। तो 6, तो आंसर आ गया 6। देन EN का निकालेंगे, तो EN कितने डोनेट करता है, बाइडेंटेट लीगेंड है तो 2 डोनेट करता है, और नंबर है 3, है ना। 3 लीगेंड है तो टोटल आएगा 6। ठीक है, कंपाउंड कैसे लिखते हैं, है ना। तो पहले कैटायनिक पार्ट लिखते हैं, फिर एनायनिक पार्ट लिखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या ये डब्बा है ये एनायनिक पार्ट ही हो, है ना। कैटायनिक पार्ट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे। देन, है ना, ये जैसे यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद इस डब्बे में पहले हम सेंट्रल एटम लिखेंगे, ये कोई सेंट्रल एटम M है। फिर उसके बाद लिखेंगे लीगेंड्स, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे H2O है और Cl2 है ना। तो H2O को एक्वा बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आएगा एज़ कम्पेयर टू क्लोराइडो, है ना। और ये वाले क्लोरीन और वाले क्लोरीन में फ़र्क है नाम में, है ना। बाहर वाला क्लोरीन अपना नॉर्मल क्लोरीन है, आम जिंदगी वाला, ये मेंटोस जिंदगी वाला है ना। ये क्लोराइडो है डब्बे के अंदर वाला। ठीक है, और अगर पॉली एटॉमिक लिगेंड्स हैं, यानी एक से ज़्यादा लिगेंड जैसे कि यहाँ पे है, तो एक को ब्रैकेट में लिखो, है ना। जैसे इसको ब्रैकेट में लिख दिया। देन ये नीचे ही लाइन फालतू है। देन IUPAC नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। तो पहले केटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का, पहले केटायन का लिखेंगे फिर एनायन का लिखेंगे, ठीक है। और नाम देते टाइम, और द लीगेंड्स आर इन, है ना, लीगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। और हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा फॉर मल्टीपल लीगेंड्स ऑफ सेम काइंड। जैसे कि H2O है 4 बार, तो मैं इसको लिखूँगा टेट्रा एक्वा, है ना। इफ़ द लीगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेंट, हाँ। और अगर जैसे EN है, EN EN होल्टो इसको क्या बोलते थे, इथिलीन डायमीन, है ना। अब इसमें पहले से डाई आ रहा है, अब इसके लिए मैं कैसे डाई लगा दूँ दोबारा। तो अब मैं डाई की जगह मैं बिस लगाऊंगा, है ना। बिस लगा सकते हो, 3 ट्रिस लगा दो, 4 तो टेट्राकिस लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक पार्ट में है, तो उसमें जो मेटल है उसको मैं एज यूजुअल जो एलिमेंट है वही बोलूँगा, है ना। ये कोई डब्बा है मान ले, है ना। अब डब्बे में मेटल होगा ही होगा वो, क्योंकि वो सेंट्रल एटम का पार्ट है, और वो बना हमारा पॉजिटिव, है ना, कैटायनिक पार्ट। तो उसको मैं वही बोलूँगा नॉर्मल नेम। जैसे यहाँ जैसे यहाँ क्रोमियम है, ये कैटायनिक पार्ट है, तो मैं इसको क्रोमियम ही बोलूँगा, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स में एनायनिक पार्ट बन रहा है और सेम मेटल हमारा अंदर है एनायनिक पार्ट में, तो यहाँ 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ क्रोमियम था, यहाँ क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिख के मैं कैसे बताऊँ, तो पहले लिखते थे लीगेंड का, और लीगेंड में भी अल्फ़ाबेटिकली पहले, है ना। तो यहाँ पे H2O है तो टेट्रा एक्वा, 4 बार H2O था।
देन 2Cl2 है तो डाईक्लोराइड हो, है ना। उसके बाद मेटल का लिखेंगे, और कैटायनिक पार्ट में सेम एलिमेंट का नाम रख देते थे, तो क्रोमियम डाई टेट्रा एक्वा डाईक्लोराइड हो क्रोमियम। और यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। H2O का ज़ीरो होता है ना, क्योंकि वो न्यूट्रल आइटम है। और Cl2 का यहाँ -1/2, और ये बाहर वाले क्लोरीन का -1, तो ये 3 निकल के आएगा। तो यहाँ रोमन नंबर में 3 लिख देंगे, और बाहर वाला क्लोराइड एज यूजुअल क्लोराइड, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ नेगेटिव पार्ट वाले मेटल को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, है ना। जैसे क्रोमियम को क्रोमेट बोल दिया, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, निकल को निकलेट, जिंक को जिंकेट, पीडी को पैलेडेट, और क्या टाइटेनियम को टाइटेनेट, वेनेडियम को वेनेडेट, मोलिब्डेनम को मोलिब्डेट, है ना। देन ये थोड़े आड़े तिरछे नाम है। पीबी पीबी पहले प्लम्बम होता था, है ना, प्लम्बम की वजह से इसके ऊपर नाम पीबी पड़ा था। अब फिर बोल दिया लेड भोसड़ी वालों ने, है ना, तो पीबी को अपन बोलते हैं प्लम्बेट। एजी अपना अर्जेंटेट, है ना। एयू अपना एयूरेट ऑरेट जो भी है। एसएन स्टेनेट, और एफई है फेरेट, है ना, फेरेट, ठीक है। तो ये कुछ आया। ये कुछ कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे एनाइनिक पार्ट, है ना, सॉरी कैटायनिक पार्ट, तो पोटेशियम। और पोटेशियम में चार्ज नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। पहले लिखूंगा पोटेशियम, उसके बाद लिखूंगा मैं लीगेंट वाले पार्ट, है ना। लीगेंट में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे एक ही है तो वही लिखूंगा भाई। 6 CN ग्रुप हैं, तो यानी साइनाइड ग्रुप हैं, तो साइनाइडो हो जाएगा। और 6 हैं तो हेक्सा साइनाइडो। और मैं ये एनाइनिक पार्ट वाले में है मेटल तो ये Fe का मेरा फेरेट हो जाएगा, है ना। और ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा मैं। तो यहाँ 3 इंटू पोटेशियम का 1 प्लस ये x प्लस 6 इंटू -1 = 0, 3 आएगा, ठीक है। देन निकल कोबाल्ट 4 के साथ बनाया है, तो निकल यहाँ पे नॉर्मल न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। और ये हमारा क्या है, डब्बा बना दो तो भी सेम ही रहेगा ये, है ना। तो टेट्रा कार्बोनिल प्लस अपना ये न्यूट्रल स्टेट में है, ना प्लस है ना माइनस है, यहाँ पे ना तो प्लस है यहाँ तो ना माइनस है। तो मैं इसको निकल एज इट इज़ लिख दूंगा, पॉजिटिव को रोटेट करूँगा, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा ज़ीरो आएगा, यहाँ कैलकुलेट भी किया है, ठीक है। देन ये है कुछ कुछ, तो इसका प्लस माइनस कैसे पता करूँगा, तो Ag हमेशा +1 में एग्जिस्ट करता है, +1 और -1 में, है ना। यही दो चीज़ें हैं इसकी। तो इसका एक एक करके नाम लिखूँगा, पहले कैटायनिक वाले का नाम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, अपना लीगेंड देखूंगा तो डायमीन, और कैटायनिक पार्ट में मेटल एज यूजुअल लिखते थे, डायमीन सिल्वर, +1 में एग्जिस्ट करता है तो लिख दिया भाई, है ना। देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाईसाइनाइडो, और Ag नेगेटिव पार्ट में है तो अर्जेंटेट, और Ag अपना प्लस में एग्जिस्ट करता था तो +1, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे रोक के प्रैक्टिस कर लेना ये वाला एक एक, है ना, काम आएगा बहुत। ये है ये है ये है। देन आते हैं वर्नर थ्योरी पे, तो ये काम का मेरे को उतना लगा नहीं, तो अभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ज़रूरत होगी तो पढ़ लूँगा, ठीक है। देन वैलेंसीज ऑफ मेटल, तो वैलेंसेस क्या होता है, ऐसा मेटल जो कि 6 लिगेंड से इंट्रैक्शन रखे अपना, है ना, तो 6 बॉन्ड बनाए वो मेटल बाकी लिगेंड के साथ, ठीक है। तो वैलेंसीज ऑफ मेटल में दो बात करी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी अपना कुछ नहीं, आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकेंडरी वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड को। तो जैसे आयनिक बॉन्ड हमारा आयनाइजेबल होता था और नॉन डायरेक्शनल होता था, सेम चीज़ प्राइमरी वैलेंसी के लिए बोल सकते हैं। देन सेकेंडरी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मतलब नॉन आयनाइजेबल है और डायरेक्शनल इन नेचर है ये, ठीक है। अब मॉडर्न टर्म्स में हम कैसे बताएंगे, जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा वही प्राइमरी वैलेंसी होगी इस मेटल की, ठीक है। ऑक्सीडेशन मेटल का ऑक्सीडेशन निकालो वही प्राइमरी वैलेंसी है। और आप मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दो, है ना, तो वही हमारी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी को, और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। जैसे यहाँ पे है ये सेकेंडरी वैलेंसी है तो सॉलिड लाइन से, ये प्राइमरी है तो डॉटेड से, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल है, अब इसमें इसकी प्राइमरी वैलेंसी में निकालूंगा, तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो न्यूट्रल है, ये ज़ीरो और ये -3, तो इसका कितना +3 आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये एक लोन पेयर है इस पे, तो 1 × 6 6, तो ये टोटल 6 आ गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन है
प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज बता दो भाई इसकी, है ना, ये तो अभी पीछे ही किया मैंने, है ना। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2, है ना, इसका -2 तो इसका +2 आ जाएगा, ठीक है। देन सेकेंडरी वैलेंसी में इसका लिगेंड कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे एक, तो ये 1 4 और ये 2 6, ठीक है, 2 और 6। देन आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये भी केमिकल बॉन्डिंग जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। पहले जैसे नॉर्मल CH4 का अपन कैसे बनाते हैं, तो ये कार्बन है एक्साइटेड स्टेट में, पहले यहाँ पे ये था, एक एक्साइड करके आगे कूदा दिया हमने, है ना। तो फिर इसका इन दोनों को हाइब्रिडाइज किया तो क्या आया अपना, 2 P के और एक S के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये आए अपने, ठीक है। तो इसमें एक एक हाइड्रोजन जाके अपोजिट स्पिन का कंबाइन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये आएगा sp3, है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वैसे ही जिंक Cl4 2- ये अपना जो है ये पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो +2 आएगा, है ना। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो नॉर्मली क्या आता है 4s2 3d10, लेकिन +2 में है तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, 4s0 आ जाएगा। तो 3d10 में मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, है ना। फिर उसके आगे मैं देखूंगा तो 4s और 4p इसका खाली है ना। तो बोलेगा कि ये दो ही ऑर्बिटल क्यों, 4s और 4p, आगे भी तो और खाली होंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन को जितने ये Cl4 जो है, जितने कोऑर्डिनेशन जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उतने खाली ऑर्बिटल चाहिए। जैसे यहाँ पे एक है या दो या तीन या चार, तो यहाँ चार था तो चार खाली वेकेंट ऑर्बिटल लिए, इनको हाइब्रिडाइज कराया तो 4sp3 हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल आए, है ना। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, ये चारों क्लोरीन एक एक करके इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद अपना ये चीज़ बनेगा, ठीक है ना। तब जाके ये चीज़ आती है, फिर ये फॉर्म होता है अपना, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन दो टाइप की है, या तो sp3 बनेगा या D3s, और स्ट्रक्चर आएगा टेट्राहेड्रल, और दूसरे केस में DsP2 बन सकता है और स्ट्रक्चर आएगा स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D तो D2sp3, यानी कि इनर हाइब्रिड, और यानी कि इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर आएगा ऑक्टाहेड्रल, और sp3d2 यानी कि आउटर हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे डी पहले है इसलिए इनर, यहाँ पे डी पीछे है तो आउटर, है ना, अंदर की तरफ है, बाहर, है ना, लाई कर रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर बाद में ही पढ़ना है, अभी यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होता है, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनका n=0। पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, n नॉन ज़ीरो होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट के निकल के आता है √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये फालतू लाइन लिखी है। देन यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड दिया है FeF6 3- में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पहले ही दे दिया 5.9, है ना। मैं तो 5 मानूंगा, है ना, 5 ही मान लेंगे इसको। देन पहले क्या करेंगे, Fe+3 निकाल, Fe को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 में आएगा। देन कन्फिग्रेशन लिखूंगा 3d5 आएगा। अब मैं 3d5 को बिछा दूंगा यहाँ पे, है ना, 5 एक एक इलेक्ट्रॉन करके। अब एक एक में क्यों लिखा भाई, है ना, ये डाउट आएगा, पेयर बना के क्यों नहीं लिखा। तो पेयर बना के इसलिए लिखा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं था, ज़ीरो से ज़्यादा था। ज़ीरो से ज़्यादा था मतलब कौन सा केस हुआ अपना, पैरामैग्नेटिक वाला, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेयर नहीं करना भाई, एक एक करके लिख दो, है ना, लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ तीन और खाली ऑर्बिटल ड्रॉ किए, 4s 4p 4d। अब इनमें मेरे को छः, यहाँ Fe6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मेरे को छः छोटे छोटे ऑर्बिटल चाहिए, और तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अपन ने 6 पकड़े। अब इनमें 6 में हाइब्रिडाइज करूँगा तो क्या आएगा, sp3d2 sp3, ये d2 हाइब्रिडाइज कराया, ये आया, है ना, ये ज़्यादा आ गया थोड़ा। हाँ, फिर इसमें एक एक फ्लोरीन जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, देन उसके बाद अपना ये बनेगा, ठीक है। तो ये आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3d2 बाहर लाई कर रही है ये वाली d2 बना। देन ये देखूंगा मैं CONH3 6 3+ जो भी है। मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया इसका 0 bm, है ना। अब ज़ीरो है तो ज़ीरो मतलब डायामैग्नेटिक, ठीक है, मतलब कि मैं एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर कराऊंगा, वरना तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, सॉरी, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ में, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को पेयर करके लिखना है। अब पेयर करने के बाद यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। अब मेरे को 6 खाली ऑर्बिटल भी चाहिए, तो 2 यहाँ से निकाल लिए, एक यहाँ से, 3 यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। क्या बना, D2sp3, है ना। तो ये अपना कौन कौन सा आया, ये इनर वाला आया, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देन इनमें NH3 आएंगे, इलेक्ट्रॉन देके चले आएंगे।
डी लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ये हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, है ना, डी लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन में। देन इसको बांट दो, डी वाले जितने भी हैं पार्ट उसको बांट दो, D0 से D3 में 4 पार्ट हो जाएंगे, D4 से D6 में 3 पार्ट, D7 से D10 4 पार्ट। सो जिसकी कन्फिग्रेशन D0 D1 D2 D3 आती है वो बनाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो डी और जो डी हाँ, और जो D4 D5 D7 बनाते, D4 D5 D6 बनाते हैं, वो दो, कुछ भी दो बना देते हैं, sp3d2 या फिर D2sp3, है ना। और ये कैसे पता करेंगे, तो ये पता करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू। नॉर्मली क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट दिया होता है, नहीं दिया हो तो वरना तो CFT से पता लगा ही लेंगे। देन D7 D8 D9 D10 में हम क्या बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्टिंग के 4 में D2sp3 और लास्ट के 4 में sp3d2, बीच वाले को CFT निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन है ना, स्कैंडियम दिया है प्लस, स्कैंडियम दिया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्कैंडियम का वो क्या होता है कन्फिग्रेशन, 4s2 3d1, 4s2 3d1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, है ना। 4s0 भी खाली, 3d भी खाली, तो पूरा खाली, यानी कि D0 तो आ ही रहा है, देखो कन्फर्म है। D0 का मतलब D2sp3, सिंपल। देन टाइटेनियम 3+ में एग्जिस्ट करा रहे हैं, 3d1 बनेगा, 3d1 मतलब यही वाला केस D2sp3। देन यहाँ टाइटेनियम +2 में करा रहे हैं, 3d2 बन रहा है, सेम केस D2sp3, है ना। वेनेडियम को V2+ में करा रहे हैं, 3d3 बन रहा है, सेम यही केस, है ना। कुछ और भी बन रहा होता, है ना, तो क्या होता, जैसे यहाँ जिंक है, जिंक 2+ में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 3d10 होता, हाँ 3d10 हो जाएगा, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, तो क्या आएगा, sp3d2 आ जाएगा, सिंपल। आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं कि हम काम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे, मतलब कि ये कंसिडर करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड को टू बी आयनिक, कोवेलेंट की तो बात ही नहीं करते, भाड़ में गया, है ना। तो लिगेंड इनने बताया 2 टाइप के होते हैं, पहले होते हैं पॉइंट चार्जेस वाले, जैसे कि इन केस ऑफ एनायंस, Cl एक पॉइंट चार्ज है, Br- एक पॉइंट चार्ज है, OH- एक पॉइंट चार्ज है ना। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ डाइपोल्स, जैसे कि H2O है तो OH- और H+ में एग्जिस्ट कर रहा है ना। NH3 डाइपोल, ऐसा एज अ डाइपोल बिहेव करेंगे ये, है ना, न्यूट्रल वाले। देन उसके बाद आते हैं T2 फैमिली और E फैमिली। T2 फैमिली में पहले तो डी की जितनी बड़ी फैमिली है ना, वो सारी लिख दो, है ना, DXZ DXY DYZ DX² और DZ²। तो स्टार्टिंग के 3 वाले तो ये आते हैं T2 फैमिली में, है ना, और लास्ट वाले DX² - Y² और DZ² ये आते हैं E फैमिली में। और एक बात देखने की है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो इनके एक्सेस में ज़्यादा है, इनके एक्सेस में, एज़ कम्पेयर टू बाकी के 3, इनके बीच में है, दोनों एक्सेस के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे है ना। देन क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड को ही अपन ML6 बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मेटल लीगेंड होते हैं, इसमें एक मेटल और 6 लीगेंड हैं, तो सिमेट्रिकली अट्रैक्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। फिर अपन जो E फैमिली और T2 फैमिली लिखते थे, अब उसको EG फैमिली और T2G फैमिली लिखेंगे, जी इसलिए क्योंकि ये जी रेड है ना, सिमेट्रिकल है। और EG फैमिली की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू T2G फैमिली, क्योंकि EG फैमिली में DX² और DX² - Y² और DZ² आते थे, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्सिस में लाई करती है ना, ये एक्सिस में है। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और यहाँ पे जेड एक्सिस में लाई कर रही है। तो ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ अपनी कोलाइड कर रही हैं, तो रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा है। एंड T2G में DXY YZ DXZ, इनमें सबके एक्सिस के बीच में से जा रहा है ये, तो वहाँ पे स्पेसिंग है, तो रिपल्शन नहीं है, इसलिए एनर्जी कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर इसकी एनर्जी बैंड देखेंगे, तो ये 5 डंडे जो हैं ये फ्री मेटल को डिनोट कर रहे हैं, है ना, 5D ऑर्बिटल्स जी जनरेट वाले। फिर जब ये कंबाइन करने लगते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है ना, जब सिमेट्री आने लगती है लिगेंड्स और मेटल की, तो 2 और एनर्जी बैंड बढ़ जाते हैं, EG और T2G, है ना। और इनके एनर्जी गैप होती है डेल्टा नॉट की, 1 डेल्टा नॉट की, जिसको ब्रेक डाउन करेंगे अपन तो EG की तरफ बढ़ेंगे तो 0.6 है, नीचे जाएंगे तो -0.4 है। और CF ऐसी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, ऐसे निकाल लेंगे इसकी एनर्जी। देन जैसे यहाँ टाइटेनियम 3+ में एग्जिस्ट करता है तो 3D1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहला एक इलेक्ट्रॉन T2G में जाके भरेगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो कन्फिग्रेशन आएगा T2G1 और CFSE एनर्जी निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G -1.4 है ना, तो ये 1 था और यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 0, तो ये जितना निकल के आया वो। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो √n n+2, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है ना, यहाँ पे एक है, तो 1 1+2 1.73। और टाइटेनियम 2+ में देखेंगे तो D2 आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे, तो T2G CFSE एनर्जी ये। मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेड 2 है तो 2+2 है ना। कन्फिग्रेशन यहाँ वेनेडियम का D3 है, D3 में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो तीनों नीचे, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन T2G3 CFSE ये निकल के आई। मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का पता है ना कि जितनी अनपेड होती है उसके आसपास आता है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2 होते तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब जैसे यहाँ पे MnCl6 3- है तो Mn3+ में एग्जिस्ट कर रहा है तो D4 कन्फिग्रेशन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके कैसे भरेंगे, 3 तो यहाँ भर दिए, अब चौथा यहाँ आएगा या वहाँ जाएगा ऊपर, तो ये डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी पे। पेयरिंग एनर्जी मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो होती है पेयरिंग एनर्जी। ये खर्चा है ना, मेरे साइड से एनर्जी जा रही है, मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी पेयर अप कराने के लिए। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल्टा नॉट से, इस डेल्टा नॉट से अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग हैपन ही नहीं होगी, है ना, वो खर्चा कम करेगा और ऊपर चला जाएगा वो क्योंकि यहाँ पेयर करेगा उसका खर्चा ज़्यादा जाएगा। तो इसका, तो इससे ये डिनोट होता है कि क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है हमारा, ठीक है, ये पेयर अप नहीं कर रहा। ये वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, आगे समझा दूंगा मैं, ठीक है। देन यहाँ कन्फिग्रेशन क्या आएगी, T2G3 और EG1 क्योंकि एक ऊपर है। CFS की एनर्जी निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेना। देन MnCN6 3-, तो Mn3+ में है, यहाँ पे भी D4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये 3 तो यहाँ चले जाएंगे, अब एक ऊपर आता या नीचे जाता, तो यहाँ पे एनर्जी गैप देखो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ये बड़ा है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी बड़ी है डेल्टा नॉट से, सॉरी डेल्टा नॉट बड़ी है पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी में कम खर्चा है, तो बोलेगा नीचे ही रह जाता हूँ, ऊपर कहाँ जाऊँगा, ज़्यादा खर्चा है ना। तो वही यहीं पे पेयर अप कर लेगा, फिर कन्फिग्रेशन आएगा T2G4। CFSE एनर्जी मैग्नेटिक मोमेंट देख लेना। और हाँ, CFSE एनर्जी में एक एक पेयरिंग एनर्जी भी जुड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक पेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी भी जोड़ना है इसमें। देन जो मैं बात कर रहा था ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो वो यहाँ पे वो यहाँ से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है ना। तो जैसे यहाँ पे ले लिया Ml6 2+ और Ml-6 2+, मेटल सेम है, चार्ज भी सेम है मेटल पे, लेकिन लिगेंड्स अलग अलग है ना। इसी से कंपेयर किया था कि किसके लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और किसके वीक फील्ड है ना। तो ऑक्सीजन, हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डोनर में और कार्बन डोनर में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखती है कार्बन डोनर्स में, फिर नाइट्रोजन डोनर्स में, फिर ऑक्सीजन में, फिर हेलोजन में, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब ये है, ये गैप ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना, गैप ज़्यादा आएगा, गैप ज़्यादा आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अपन याद रखते हैं ना सीरीज़ में का कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो सबसे ज़्यादा कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हेलोजन्स, ठीक है। तो इसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो सबसे आगे CnCO, फिर ये NCS से लेके En तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर 3D सीरीज़ में देखेंगे तो स्कैंडियम से जिंक तक आता है 3D सीरीज़, तो उसमें अगर किसी का मेटल 2+ में आ रहा है और कार्बन डोनर है तब तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और अगर मेटल 3+ में आ रहा है, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है, तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर मेटल 4+ में आ रहा है तो सारे लिगेंड्स अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएंगे, ये सारे जितने दिख रहे हैं, है ना। एक केस ये है कि एक कोबाल्ट अगर +3 में आ रहा है
तो वो को +3 का क्या केस था, +3 में कार्बन नाइट्रोजन तो करते ही है, लेकिन कोबाल्ट में ऑक्सीजन भी कर देता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब कि अगर 3D सीरीज है और मान लो मेटल 2+ में एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मेटल 3+ में आ रहा है, कार्बन नाइट्रोजन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। 4+ में आ रहा है, सारे ही है ना, तब तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख के आना। और अगर कोबाल्ट 3+ में है तो कार्बन नाइट्रोजन तो है ही, ऐसे है ना, यहाँ से देखेंगे तो। लेकिन ऑक्सीजन भी कर देगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे नीचे देखूँगा, कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन, कोबाल्ट +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 में मतलब कार्बन डोनर, लेकिन ये नाइट्रोजन है तो वीक फील्ड। कोबाल्ट यहाँ +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में कार्बन है, नाइट्रोजन है, और कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन भी करता है ना। तो नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड अपना, +3 में नाइट्रोजन है। देन देन रोडियम देखेंगे, तो रोडियम में +3 में एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाएगा, है ना। और कोबाल्ट का E3- देखूंगा मैं, तो यहाँ पे Cl- है, 3- है, ये वीक फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। और 4D 5D सीरीज में देखूंगा तो चाहे मेटल +2 में हो, +3 में है, +4 में हो, सारे मेटल ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। देन ये वाले क्वेश्चन में देखूँ मैं तो Fe जो है +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो D6 कन्फिग्रेशन है ना। तो साथ में मैं देखूँ तो Fe2+ तो है, अब मेटल 2+ ऑक्सीजन डोनर के साथ है। तो ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड में है क्योंकि कार्बन डोनर होता है ना, मेटल 2+ के साथ कार्बन डोनर लगता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनती है। तो वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है ना, ये तो वाली पेयरिंग है जो यहाँ पे है पहले से। तो कन्फिग्रेशन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और छठा नीचे, है ना, क्योंकि ये और ये अपन को मेंटेन करके रखना है ना। तो कन्फिग्रेशन क्या है, T2G4 और Eg2, CFSE निकाल सकते हैं, है ना। और कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी क्योंकि ये यहाँ पे जितनी पेयरिंग थी वही यहाँ पे, कुछ अलग से नई पेयरिंग नहीं हुई है ना, कुछ है ना नया कुदा दिया, मिला दिया दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो Fe जो है +2 में है, D6 है, कन्फिग्रेशन अभी भी D6 है ना। लेकिन डोनर साइड जो है वो कार्बन है, कार्बन मेटल 2+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का मतलब ही यही है कि वीक फील्ड में भाई पेयरिंग नहीं हो पाती, इसलिए ऊपर चला जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाती है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू अपना डेल्टा नॉट, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 5 6, तो यहाँ पे दो नई पेयरिंग हुई है तो 2p ऐड करेंगे। कन्फिग्रेशन पता है कैसे लिखते हैं ना, सी एफ ए सी एनर्जी में 2p नया ऐड करेंगे क्योंकि दो पेयरिंग हुई है। देन अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाइब्रिडेशन CFT से, कैसे, जैसे यहाँ मैंगनीज अपना +3 में है और +3 में कार्बन नाइट्रोजन डोनर के साथ है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। D4 कन्फिग्रेशन है, मतलब हाँ ना, तो पेयरअप कर लेगा 1 2 3, चौथा भी नीचे ही। तो इसकी कन्फिग्रेशन अपन लिखेंगे T2G4, है ना। तो यहाँ पे मैं 3D और 4s 4p ऑर्बिटल बना लूँगा, तो जो T2G में लिखा है कन्फिग्रेशन वही यहाँ पे लिखना है मेरे को, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या जो बचा उसको पेयरअप करा दो, तो D2sp3 है ना, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, यही है और कुछ नहीं है। देन सेकंड केस में यहाँ पे MnCl6 3- तो Mn+3 में है, Cl- है तो वीक फील्ड है। वीक फील्ड है मतलब पेयर अप नहीं करेगा, ऊपर भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे D4 था तो 1 2 3, चौथा ऊपर 1 2 3, और ये T2G के साथ Eg वाला, ये लास्ट जो है Eg वाला, है ना। तो अब ऐसी पेयरिंग करा दूँ, ऐसे डी के यहाँ लास्ट में लेके, नहीं, है ना। इसको चाहिए या तो दो ऑर्बिटल चाहिए यहाँ डी के, और ये पी के बाकी, वरना एक मिल रहा है तो नहीं चाहिए, वो बोलेगा मैं दूसरा 4D क्रिएट कर लूँगा और आगे से दो ले लूँगा, ठीक है। तो ऐसा आएगा ये sp3d2, ठीक है। अगर एक मिल रहा हो तो आगे एक नया 4D क्रिएट कर दो, यहाँ से एक मत लो। देन आयरन है, आयरन CN6 3- Fe3+ में है, D5 कन्फिग्रेशन है, D5 कन्फिग्रेशन है। और मेटल 3+ में कार्बन नाइट्रोजन दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, यानी पेयरअप कर लेगा, तो पेयरअप कर लेगा नीचे नीचे, है ना। और Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये बना D2sp3 अपना। देन Fe3+ में है फ्लोरीन के साथ, मतलब हेलोजन है तो वीक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे वीक फील्ड में पेयरअप कर लेगा, तो 3 तो T2G में और 2 Eg में, है ना। फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो आगे का 4D क्रिएट करेगा और वहाँ से ले लेगा D2sp3d2। देन यहाँ कोबाल्ट 3+ में है ऑक्सीजन डोनर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब पेयरअप करा लेगा, दो बचेंगे D2sp3।
कोबाल्ट 3+ के साथ फ्लोरीन है, मतलब वीक फील्ड मतलब पेयर अप नहीं करेगा, ऊपर भागेगा, तो ये पूरा भरा है, देन sp3d2। देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस बार अपन T2 फैमिली और E फैमिली जो लेंगे, इस बार T2 फैमिली की एनर्जी ज़्यादा है और E फैमिली की एनर्जी कम है ना। तो यहाँ पे जब स्प्लिटिंग देखी है अपन ने, तो फ्री मेटल का ये था, फिर जब पेयरिंग हो रही थी तब ये था। और इस बार T2 ऊपर आएगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, और E नीचे आएगा क्योंकि एनर्जी कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इस बार डेल्टा नॉट नहीं, डेल्टा टी बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल की बात हो रही है। तो ऊपर एनर्जी है 0.4 डेल्टा टी, नीचे है -0.6 डेल्टा टी, ठीक है। और अपन कंपेयर करें इसको डेल्टा नॉट से, तो डेल्टा नॉट बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि मतलब डेल्टा नॉट की स्प्लिटिंग ज़्यादा बड़ी होती थी एज़ कम्पेयर टू दिस की स्प्लिटिंग, है ना। क्योंकि वहाँ 6 लिगेंड अरेंज हो रहे थे, यहाँ पे 4 लिगेंड अरेंज हो रहे हैं, तो ये छोटा है थोड़ा। तो ये 45% जो जो डेल्टा नॉट है वही डेल्टा टी के बराबर है ना, आधे से भी कम। और या फिर 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट इज़ डेल्टा टी, है ना, ये रिलेशन याद रखना। तो NCFSE निकाल सकते हैं अपन। और हमेशा इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगी डेल्टा टी से, यानी कि ये पेयरिंग करेगा ही नहीं, पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा आ रही है ना, तो ये ऊपर भग जाएगा, समझ लो। जैसे यहाँ D1 है, तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो E1 नीचे भरो, है ना, E1 T2 0, CFSE निकाल सकते हैं। D2 में यहाँ एक या दो, ठीक है, CFSE निकाल लूँगा। D3 में एक दो और ऊपर जाएगा, नीचे पेयर अप नहीं होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है ना, ऊपर भागेगा। देन D4 में एक दो तीन चार निकल जाएगा। पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग इन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मतलब ML4, जहाँ पे 4 लिगेंड हो, है ना। तो भाई सीधा ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है, डायरेक्ट रटो इसको, है ना। क्या होती है भाई, dx² - y², फिर dxy, फिर dz², फिर dyz dxz, ठीक है, dx² - y², dxy dz² dyz या dxz। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और ये होता है डेल्टा SP, है ना, जैसे वहाँ डेल्टा टी लिखे थे टेट्राहेड्रल के लिए, यहाँ डेल्टा SP लिखेंगे, है ना। और इसको डेल्टा नॉट से कंपेयर करूँ मैं, तो डेल्टा SP इज़ 1.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, है ना, ठीक है, ये और बड़ा है, डेल्टा नॉट से ही बड़ा है ये तो। और 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट इज़ डेल्टा टी, ये तो पता ही है, ठीक है। और अगर सीधा सीधा बताऊँ मैं, तो D8 और D9 में स्क्वायर प्लेनर बनता है जनरली, है ना। जनरली स्क्वायर प्लेनर बनता है, उसमें भी ज़्यादातर टाइम D8 में स्क्वायर प्लेनर बन जाता है अपना, ठीक है। और इसको समझाया ऐसा था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी, यहाँ 6 था, 6 लिगेंड थे, 2 निकाले Z एक्सेस वाले यहाँ से, तो ये स्क्वायर बन गया अपना ऐसे, है ना, यहाँ पे स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में जब ML4 की बात हो, तो D0 से D7 तो तय बात है टेट्राहेड्रल बनेगा, और D10 भी टेट्राहेड्रल बनेगा। अब D8 और D9 में कभी टेट्राहेड्रल बनाता है, कभी स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाँ, तो इसी की बात करेंगे, ये दोनों फिक्स है, D0 से D7 और D10, है ना। अब D8 D9 में बात करेंगे कि अगर कोई मेटल 3D सीरीज़ का है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 लिगेंड हैं उसके, तो अगर D8 D9 कैसे पता करेंगे, अगर तो उसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ I से लेके H2O के बीच में आ रहा है, तो वो टेट्राहेड्रल है। जैसे कि NiCl4 2- में निकल 2+ में है। अब ये 3D सीरीज़ का मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। Cl I से H2O के बीच में आता है ना, यहाँ कहीं बीच में। तो अपना कौन सा हो गया, ये D8 हो गया, ठीक है। तो D8 है, ये होगा टेट्राहेड्रल, सॉरी, है ना। और यहाँ पे देखूँगा मैं, तो NH3 से लेके कोबाल्ट तक जो भी आ रहा है वो अपना स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। जैसे यहाँ कॉपर 2+ ले लिया, तो कॉपर 2+ में मिला, है ना, D9 कन्फिग्रेशन। अब D9 में और इसका NH3 जो था वो इधर आता है, तो स्क्वायर प्लेनर में आ गया ये, ठीक है। और निकल CN4 2- में देखूँगा, तो निकल 2+, 3D सीरीज़ का मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। CN कहाँ आता है, इस साइड आता है, NH3 से CO के बीच में, तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर अपना, ठीक है। और 4D और 5D सीरीज़ में चाहे +2 हो, चाहे +3 हो, चाहे +4 हो, आएगा तो स्क्वायर प्लेनर ही, ठीक है। देन हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करेंगे अपन, है ना। ML4 यानी कि स्क्वायर प्लेनर अगर दिया हो, जो टेट्राहेड्रल बनता है या स्क्वायर प्लेनर बनता है, और टेट्राहेड्रल के दो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, या तो sp3 या तो D3s। D3s थोड़ा स्पेशल केस है, बाद में बताता हूँ। sp3 में DsP2 बनेगा,
ठीक है। अब जैसे यहाँ निकल Cl4 2 है, निकल 2 प्लस में है, Cl4 अपना वो है, क्या बोलते हैं ये, इसमें आता है आई से लेके H2O में, है ना। और निकल जो 3D में भी है, तो मतलब ये इन जनरल बताऊँ तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, है ना। पीछे वाले रूल लगा देना सारे, टेट्राहेड्रल बनाएगा 3D8, है ना। ये तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर लास्ट में ये sp3 कंबाइन करेंगे और बन जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें चारों क्लोनी रख के डोनेट कर देंगे। देन निकल CN4, है ना। तो CN अपना कहाँ पे आता था, CN अपना इधर आता था दूसरे साइड पे। तो ये क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। निकल 3D एलिमेंट है और 2 प्लस तो बना ही रहा है ना। तो 3D में स्क्वायर प्लेनर में क्या मतलब था, DsP2। अब DsP2 मतलब एक इनर ऑर्बिटल तो खाली चाहिए, तो एक तो छोड़ ही दो जब 3D भर रहे होगे, है ना। एक छोड़ के ये बाकी कंबाइन करेंगे, 4DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और अगर ये छोड़ दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन को पेयर करके ही लिखोगे ऐसे ही, और कुछ तरीका तो है नहीं कि इसको यहाँ खुदा दिया, है ना। अब देखो ये वाला केस थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल केस है ना, निकल कोबाल्ट वाला। इसमें निकल निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 0 आता है ना। तो क्या कन्फिग्रेशन बनती है, 4s2 3d8, है ना। तो 4s2 3d8 यहाँ पे मैं वो करता था, एक चीज़ का ट्रेंड देखता हूँ कि यहाँ हर जगह ना एस ऑर्बिटल खाली है ना। चाहे sp3 बन रहा है एस ऑर्बिटल खाली, DsP2 बन रहा है और एस ऑर्बिटल खाली, है ना। तो इस बार भी हम लास्ट के ये sp3 ही हाइब्रिडाइज होते हैं, तो इसके लिए खाली चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे मैंने यहाँ कूदा दिए, तो इधर मार्क कर दिया मैंने, है ना। वरना यहाँ पे 8 थे, यहाँ से 2 कूदे 9 10 हो गई, तो 4s0 3d10 हो गया। लास्ट में चारों ये कंबाइन किए, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। देन वैसे ही जिंक क्लोराइड 4 जो भी है दिया है, ये जिंक 2 प्लस में है, ठीक है। जिंक एक 3D एलिमेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3D बना रहा है, तो 3D तो तय बात थी, 3D तो तय बात थी कि टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। तो ये हो गए लास्ट के चारों कंबाइंड 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देन MnO4- में देखूँ तो Mn+7 पे है, तो Mn का वो क्या होता है कन्फिग्रेशन, 4s2 3d5। सातों निकाल दूंगा तो 4s0 3d0 हो जाएगा। और यही एक स्पेशल केस है कि जब 3d0 हो तो D3s बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो क्रोमियम में देखूंगा, क्रोमियम +6 में है, 3d0 बन रहा है, तो यहाँ पे भी D3s। सिंपल बात, जहाँ D0 वहाँ पे स्पेशल केस लगेगा D3s। देन आते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना। तो ये जो एनर्जी जो कलर रखेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएगा। वॉयलेट है, अगर ये टाइटेनियम वॉयलेट कलर का है तो येलो दिखाएगा, रेड होता तो ब्लू दिखाता, ऑरेंज होता तो सॉरी रेड होता तो ग्रीन दिखाता, ऑरेंज होता तो ब्लू दिखाता, ठीक है। तो क्या होगा, ये टाइटेनियम टाइटेनियम 3 प्लस में दिया, मेरे को इतना पता है D1 कन्फिग्रेशन है ना। तो T2G में बांटूंगा, पहले जाएगा T2G में, ठीक है। अब मैंने इस पर कोई एनर्जी मारी हाइयर फोटोन की, है ना, हाइयर फ्रीक्वेंसी की, तो ये उठ के यहाँ ऊपर भग गया ईजी में, ईजी में भगा। अब इसी ट्रांजिशन को बोलते हैं डी ट्रांजिशन, सिंपल भाई, है ना। कलर क्यों दिखाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से। अब जैसे यहाँ पे ए और बी ये कुछ दिया है, यहाँ पे कार्बन जो सॉरी कोबाल्ट 2 प्लस में है, और NH3 जो है वो वीक फील्ड एजेंट की तरह है ना। और कोबाल्ट यहाँ 3 प्लस में है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ वीक फील्ड की स्प्लिटिंग कम होगी। अब जहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा है मतलब यहाँ की डेल्टा जो नॉट एनर्जी है उसका गैप ज़्यादा आ रहा है। इसका गैप ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन या ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट बीम मारनी पड़ेगी। तो एनर्जी ज़्यादा लाइट बीम की मार रहे हो तो मतलब उस लाइट की वेवलेंथ कम है ना। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो ज़्यादा एनर्जी गैप का डायरेक्ट मतलब है कम लैम्डा, है ना। और यहाँ पे कम एनर्जी गैप है, कम एनर्जी गैप में कम एनर्जी का फोटोन मारोगे या लाइट मारोगे तो उससे तो उसकी लैम्डा ज़्यादा निकल के आएगी। तो जहाँ पे एनर्जी गैप कम वहाँ पे लैम्डा ज़्यादा, जहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा वहाँ पे लैम्डा कम, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन रटना है ही नहीं। डेल्टा अब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे डेल्टा अब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है तो ये A ग्रेटर देन B, और इसी का उल्टा ऑब्जॉर्ब्ड होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये टेबल थोड़ी ध्यान में रखना, इस पर PYQ बना है ना, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली बात तो ये गोला याद रखो, विब ग्योर वाला, है ना। आई को छोड़ दे, विब ग्योर, VBGYOR, है ना। तो इसका ये पहले बता चुका हूँ मैं। तो एक सिंपल चीज़ देखनी है अपन को नॉर्मली कि COCl में NH3 क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। वीक फील्ड होगा तो क्या स्प्लिटिंग कम होगी, है ना। स्प्लिटिंग कम होगी तो लैम्डा वहाँ का ज़्यादा होगा क्योंकि हमको कम एनर्जी का मारना मारना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लैम्डा कम हो जाएगा, है ना। यहाँ 535 था, यहाँ 500 हो गया। यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो और लैम्डा कम लगेगा, यहाँ और वो कम है, सॉरी स्प्लिटिंग ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ और लैम्डा कम है। H2O थोड़ा वीक फील्ड में आ जाता है। पहली बात तो ये CN4 है ना। तो यहाँ पे सारे वो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर कॉम्प्लेक्स वाले जो क्वेश्चन थे वो वाला कंसेप्ट लागू हो जाएगा। तो T2 ऊपर आएगा, E नीचे आएगा। और ये तो सबसे छोटा होता था स्प्लिटिंग वाइज अपना, है ना। तो यहाँ का लैम्डा सबसे ज़्यादा आना चाहिए, तो 600 दिखा रहा है ना। बस इतना ही याद रखना है। देन अगर ये येलो ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वॉयलेट दिखाएगा, ब्लू ग्रीन है तो कहीं ना कहीं रेड दिखाएगा, ब्लू ग्रीन के बीच में तो रेड दिखाएगा, ब्लू में है तो येलो ऑरेंज दिखाएगा। ऐसे एक हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन भी बना है। देन आते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पे। तो इसमें दो केसेस हैं, लीगेंड टू मेटल एंड मेटल टू मेटल। लीगेंड टू मेटल में Mn हमारा सेंट्रल मेटल है ना, और यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कन्फिग्रेशन इसकी D0 आएगी, है ना। D0 मतलब कोई डी की ट्रांजिशन है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये कलर शो करेगा, है ना। तो पर्पल कलर शो करता है MnO4-, ये क्योंकि रेजोनेंस कर रहा होगा यहाँ पे इसका O का नेगेटिव। देन CrO4 2- में ये येलो कलर का है, क्रोमियम भी यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। D0 है, नो ट्रांजिशन, बट ये कलर शो कर रहा है क्योंकि चार्ज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ना। देन केस आता है मेटल टू मेटल का। तो मेटल टू मेटल में Fe2+ और FeCN6 3- को जोड़ दिया तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, पता है बेसिक सी चीज़ है तो, है ना। यहाँ पे Fe3+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ Fe3 में है, और ये टर्न बुल्स ब्लू कलर में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्न बुल्स ब्लू। Fe2+ और इसको जोड़ते हैं तो, और Fe3+ के साथ इसको जोड़ते हैं तो ये प्रूशियन ब्लू बनाता है, ठीक है। देन NiDMg ट्वाइस लेंगे तो ये होता है NiDMg ट्वाइस का स्ट्रक्चर, है ना। ये प्रेसिपिटेट बनाता है रोज़ी रेड का, है ना, रोज़ी रेड या फिर स्कारलेट रेड, ठीक है। एंड DMg है तो इसकी डेंसिटी 2 है, चार्ज 1 है, एंड ये स्टेबिलिटी एक्वायर करता है चीलेशन की वजह से और इंट्रामोलिकुलर हाई H बॉन्डिंग की वजह से। चीलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन। 2 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे और 2 6 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ Ni2+ में था, है ना, और डोनर इसका N साइड था, तो उस हिसाब से स्क्वायर प्लेनर बनाइए, मतलब कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 में ये D8 कन्फिग्रेशन है तो एक तो छोड़ना ही पड़ेगा पीछे का, तो इस चारों को कंबाइन करके लिखूँगा मैं, तो 0 अनपेयर्ड। नंबर ऑफ रिंग्स 4, 1 2 3 4, जिसमें से 2 5 की है, 2 6 की है ना। देन CuSO4 डॉट H2O था यहाँ पे, है ना। ये ब्लू विट्रॉल कलर का है, ठीक है। इसमें Cu को 4H2O ने तो डायरेक्टली कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री इसकी मैं बताऊँ तो ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री इसकी पॉलीमेरिक है ना, चेन पॉलीमेरिक ऐसी कुछ था। कलर इसकी ब्राइट ब्लू निकल के आती है, और हाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ब्राइट ब्लू वाइल्ड इट एनहाइड्रस फॉर्म इज़ वाइट। CuSO4 जब ब्लू कलर का था, CuSO4.5H2O जब ब्लू कलर का था, मैंने इसको हीट कराया तो पानी निकल गया, और CuSO4 जो बचा वो वाइट कलर का रहता है ना, पुट्टी टाइप्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, तो M और ये कार्बोनिल है, ये मेटल है ना। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, मेटल और कार्बन के बीच में जो बैक बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से M और C की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। बैक बॉन्डिंग से अट्रैक्शन बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब पास पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। उसी का उल्टा CO की बॉन्ड हमारी जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है और बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ जाती है ना, क्योंकि मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो उसके इन्वर्स में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई, इसकी बॉन्ड लेंथ घट गई, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ठीक है। और कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल में, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो बैक बॉन्डिंग करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से तो बैक बॉन्डिंग तो M और C कर रहे थे मेटल और कार्बन, तो इनकी बॉन्ड लेंथ और कम होती जाएगी अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो, और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो पहले में मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को बोला है। तो यहाँ मैंगनीज प्लस में है, क्रोमियम 0 में, वेनेडियम माइनस में, टाइटेनियम 2- में, सबसे ज़्यादा माइनस इस पे है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ तो इसकी होगी, है ना।
फिर ये वी माइनस, और है ना, फिर ये न्यूट्रल वाला, फिर ये एम एन प्लस, ठीक है। देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पे देखें तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इसका उल्टा ही करना है ना, एम और सी का, अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिंपल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ई ए एन इज जेड माइनस एन प्लस टू टाइम्स सी एन, जेड माइनस एन प्लस टू टाइम्स सी एन। जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एन एन है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल, दोनों मेटल के हैं, याद रखना। तो जैसे यहाँ पे निकाल लिया अपन ने ई एन, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, यहाँ +3 में था तो माइनस एन ये आ गया, देन प्लस टू टाइम्स जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, तो ये आया, तो ये निकल गया 36 क्रिप्टन के बराबर है। और ये एक वो है कि अगर एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस के जितना निकल के आ रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो, ठीक है। देन यहाँ पे देखें तो इसमें भी 36 निकल के आएगा, देन यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ 37 निकल के आएगा, तो ये हाईली अनस्टेबल है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और 36 बना लेगा, ताकि ये इसको नोबल गैस वाली स्टेबिलिटी मिल जाए। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है MnCO6 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज द मेटल कार्बोनिल स्टेबल व्हेन En इज इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि MnCO6 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।